जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ में जो परिवर्तन है, दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं। एक तो रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुण धर्म हैं वो बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है, उसके गुण धर्म नहीं बदलते और ना ही कोई नया पदार्थ बनता। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर गुण धर्म बदलने के साथ साथ उसमें नए पदार्थों का भी निर्माण होता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ में जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया जो अलग अलग प्रकार की होती है, जो 10वीं में जो रासायनिक अभिक्रिया लगती हैं उनके बारे में ही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसको संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं और सहयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं, जल अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन। इस प्रकार जो वियोजन अभिक्रिया है 3 प्रकार हैं, जल अपघटन या जल वियोजन, दूसरी विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन और तीसरी प्रकाश अपघटन। तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया आती है वो है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, एकल विस्थापन और दूसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी प्रकार की अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। 5वीं प्रकार की है मंद और तीव्र अभिक्रिया। 6वें प्रकार की उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और 7वीं प्रकार की अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हम जो पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजन या सहयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और जल। कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूना है, उसमें जल डालते हैं, जल डालने से ये बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ H2O है। इन दोनों के संयोग से CaOH और 2 ये प्राप्त होता है। तो ये जो 2 पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये 2 कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो एकल जो उत्पाद है वो बनाते हैं। आपको याद होगा कि जो तीर का निशान है, तीर के निशान के इस साइड में अभिकारक होते हैं और इस साइड में उत्पाद होते हैं। मतलब तीर के निशान के जो बाईं ओर है, बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं और जो दाहिनी ओर है उधर उत्पाद या क्रिया फल लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया दूसरी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। देखिए, इधर वाले अभिकारक हैं और इधर वाले उत्पाद हैं। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हम और भी कई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, और उदाहरण हम ले सकते हैं। ये देखिए, H2 और O2 2 पदार्थ हैं और एक जल का अणु बना रहे हैं। इसी प्रकार N2H2 ये दोनों 2 पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया है, इसकी विपरीत अभिक्रिया है। उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ बना रहे थे, यहाँ पर एकल पदार्थ टूटेगा और 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करेगा। तो देखिए, वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम हमने पढ़ा है अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है, एकल पदार्थ है, जिससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। मतलब एकल पदार्थ टूट रहा है 2 पदार्थों के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। मतलब एकल पदार्थ था और 2 पदार्थों में ये टूट गया। इसी प्रकार फेरस सल्फेट देखिए, FeSO4 इसको गर्म किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड और SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एकल पदार्थ था, ये 3 पदार्थों के अंदर टूट रहा है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, जो लेड नाइट्रेट है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये 3 पदार्थों में ये भी टूट रहा है। लेड नाइट्रेट है, ये भी 3 पदार्थों में
टूट रहा है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं या दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों का निर्माण करते हैं, ऐसी विक्रियाओं को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एकल पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसको उसमें वियोजन कहते हैं। दूसरा है प्रकाश अपघटन। देखिए प्रकाश अपघटन में क्या होता है कि जब एकल पदार्थ को प्रकाश में रखा जाता है तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे जो पदार्थ है उसमें टूट जाता है। AgBr को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो Ag और Br2 में टूटेगा। इसी प्रकार AgI को अगर धूप में रखा जाए तो Ag प्लस I2 में टूटेगा। इसी प्रकार AgCl को प्रकाश में रखा जाए तो Ag प्लस Cl2 में टूटेगा। इसी प्रकार AgF को धूप में रखा जाए तो Ag प्लस F2 में टूटेगा। HBr को अगर धूप में रखा जाए तो H2 और Br2 में टूटेगा। मतलब एकल पदार्थ है उसको प्रकाश में रखने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको प्रकाश अपघटन कहते हैं। ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं उनका उपयोग फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग है फोटोग्राफी में, इसका उपयोग होता है। अब देखिए तीसरी जो अभिक्रिया है, तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका नाम है जल अपघटन। तीसरी अभिक्रिया है जल अपघटन। देखो जल में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो जल अपघटन अभिक्रिया है, इसका हम आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर तो इतना ही समझ रहा आपको कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह H2 और O2 में टूट जाती है। अब इसके बाद में देखो विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ ज़्यादा क्रियाशील होता है और दूसरा कम क्रियाशील होता है। तो जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील को उसके विलयन में से हटा देती है या देती है। तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है, ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कई उदाहरण हैं, जैसे एक ये है CuSO4 Fe। तो CuSO4 है, इस अभिक्रिया को ये एक विलयन है CuSO4। इस CuSO4 के विलयन में अगर हम लोहे की कीलें डालें Fe डालें तो Fe डालेंगे तो Fe ज़्यादा क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो ये कॉपर को उसके विलयन में से विस्थापित कर देगा और Fe Cu के स्थान पर आ जाएगा और Cu पृथक हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से पृथक कर देता है या हटा देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर CuSO4 के विलयन में Fe मतलब लोहे की कील डाली जाती है तो Fe Cu को हटा देता है या विस्थापित कर देता है और FeSO4 और Cu अलग हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें जिंक की दाने भी डाला जाए कॉपर सल्फेट के अंदर तो भी ये कॉपर पृथक हो जाएगा। इसी प्रकार और अन्य अभिक्रिया हैं जैसे PbCuCl2, इसमें Cu Pb को हटा देगा और PbCl2 और Cu अलग हो जाएगा। तो इस को हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसको विभाजित कर सकते हैं कि कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। तो अब सक्रियता श्रेणी क्या होती है, देखो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। मतलब पदार्थों को उसकी क्रियाशीलता के आधार पर हम व्यवस्थित करते हैं कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील जैसे जो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ऐसे जो धातु हैं ज़्यादा क्रियाशील हैं और इसके जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो कम क्रियाशील धातु को रखा जाता है। तो ऐसी मतलब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में लिखना ही या रखना ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देखिए प्रकाश अपघटन एक क्रियाकलाप करते हैं कि सबसे पहले हम एक चाइना डिस्क लेते हैं और उस चाइना डिस्क में जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी थोड़ी मात्रा लेकर धूप में रखेंगे। थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो धूसर हो जाता है। मतलब सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो थोड़ा धूसर हो जाता है, थोड़ा ब्लैक रंग हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका चित्र भी हम बना सकते हैं। ये जो चाइना डिस्क है, इस चाइना डिस्क के अंदर कॉपर, ये जो चाइना डिस्क है, चाइना डिस्क में हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और धूप में इसको रखा जाता है। तो कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि जो Ag है वो पृथक हो जाएगी और Cl2 है वो बाहर निकल जाएगी। तो जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, वो क्या हो जाएगी, दूसरा रंग हो जाएगा, इसका थोड़ा ब्लैक इसका रंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सक्रियता श्रेणी और प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का क्रियाकलाप भी हमने देखा है। अब देखिए आगे विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण है, वो भी हम समझ लेते हैं क्रियाकलाप द्वारा। विस्थापन अभिक्रिया क्रियाकलाप, सबसे पहले हम एक पात्र लेंगे और उस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसका रंग थोड़ा नीला नीला होता है और इसमें इस विलयन के अंदर जो कॉपर सल्फेट का विलयन हमने जो पात्र में लिया है उसी के अंदर हम लोहे की कील डालेंगे। अब 2-3 घंटे के लिए इसको रख देंगे। 2-3 घंटे के बाद में हम देखेंगे तो जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो हल्का नीला हो जाता है। मतलब उसका जो रंग है वो हल्का नीला रह जाता है या हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो Fe था, जो कॉपर था, उसको हटा देगा। मतलब Fe ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा, इसलिए उस कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो कॉपर है, कॉपर को Fe हटाएगा और क्षम उसके स्थान पर आ जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि कम क्रियाशील कॉपर को अधिक क्रियाशील लोहे की कीलें उसके विलयन में से विस्थापित कर देती हैं। तो ये था
ये इसका क्रियाकलाप था। देखिए ये आपने एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो लिया है। उस कॉपर सल्फेट का विलयन का जो रंग है वो नीला होता है और इसमें लोहे की कील डाली है। कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन था उसका रंग थोड़ा हल्का नीला हो जाता है। पहले पूर्णतः से नीला था, अब हल्का नीला हो जाता है, क्योंकि इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जो कॉपर था उस कॉपर को लोहे की कीलें हैं या Fe है वो विस्थापित कर देता है। अब देखिए हमने जो पीछे जो जल अपघटन की अभिक्रिया देखी थी, उस जल अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए जल अपघटन अभिक्रिया के अंदर हमें क्या करना है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए हमें एक पात्र लेना है और उस पात्र के नीचे 2 छिद्र करने हैं। मतलब ये जो पात्र है वो प्लास्टिक का पात्र लेते हैं, हम प्लास्टिक का पात्र लेते हैं और इस पात्र के नीचे पेंदे में 2 छिद्र कर देते हैं और 2 छिद्र करके इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इस प्रकार 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इलेक्ट्रोड लगा के इस दोनों जो इलेक्ट्रोडों को हम 2 परखनीलियों से इस प्रकार ढक देते हैं। अब जो ये छिद्र निकाले थे, इस छिद्र के पास में मोम से डाट लगा देते हैं ताकि जो पानी है वो नीचे ना आए। अब ये जो आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं उसको कुंजी और बैटरी से जोड़ देते हैं और इसके अंदर हम पानी डालते हैं। इसको इतना भर देते हैं कि जो परखनली का कुछ हिस्सा है वो इस जल से बाहर रहे। अब इसमें जैसे कुंजी को चालू करते हैं तो कुंजी को चालू करेंगे तो इन इलेक्ट्रोडों के पास से बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, माइनस वाले को हम कैथोड कहते हैं, कैथोड, और प्लस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। तो जैसे ही इसमें कुंजी को चालू किया जाता है, जैसे ही कुंजी को चालू किया जाता है तो कुंजी को चालू करेंगे तो एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो बुलबुले हैं वो बुलबुले हमें दिखाई देंगे और ये बुलबुले गैसों के हैं। तो इन गैसों जो ये बुलबुले निकल रहे हैं, इन बुलबुलों में अलग अलग गैसें प्राप्त होगी। जो कैथोड है माइनस वाले पर, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और जो एनोड है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ये जल अपघटन है, विद्युत जल अपघटन विधि है, इस विधि का ये चित्र भी हो सकता है या ये चित्र भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो विद्युत जल अपघटन जो विधि है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए अब हम इसमें देख लेते हैं। सर्वप्रथम प्लास्टिक का एक पात्र लेते हैं, इसके नीचे पेंदे में 2 छिद्र करके रबड़ की डाट लगा देते हैं। इन दोनों छिद्रों में से कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब दोनों इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। अब पात्र में जल डालेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड पानी, मतलब पात्र के अंदर इतना जल डालेंगे कि दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो पानी में डूब न जाए, थोड़ा बाहर रहें। अब 2-3 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की भी इसमें मिला लेते हैं। अब दोनों परखनलियों को जल से भरकर दोनों इलेक्ट्रोडों पर रख देते हैं। अब देखिए आगे। अब उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। परखनली में गैस की मात्रा अधिक व दूसरी परखनली में, एक परखनली में जो गैस की मात्रा ज़्यादा होती है और दूसरी में कम होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण को जल में घोलने पर लवण के धनायन तथा ऋणायन क्रमशः जल के हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके विलयन में अम्लीय या क्षारीय या उदासीन बनाते हैं। अपघटन विधि कहलाती है। ये देखिए ये जो विद्युत अपघटन विधि थी उसका ये नामांकित चित्र है, जैसा मैंने आपको पहले बताया है। ये प्लास्टिक का पात्र है, हाइड्रोजन गैस है जो कैथोड पर प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस जो एनोड पर प्राप्त हो रही है। ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड थे, एक इलेक्ट्रोड ये, दूसरा इलेक्ट्रोड ये, दोनों इलेक्ट्रोड परखनली से ढके हुए हैं और इसमें ये जल डाला है। जल इतना डालेंगे कि दोनों परखनली है वो पूर्णतः से न डूबे, थोड़ी बाहर रहे। ठीक है। इसको जो ये स्विच लगा दिया हमने और 6 वोल्ट की बैटरी और ये कैथोड, इस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया का ये जो क्रियाकलाप है वो देख लेते हैं। क्रियाकलाप, सबसे पहले एक बीकर लेते हैं, उसमें थोड़ा बिना बुझा हुआ चूना लेते हैं। अब इसमें धीरे धीरे जल डालते हैं। हम देखते हैं कि बीकर से ऊष्मा निकलती है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हम देखते हैं कि बीकर से ऊष्मा निकलती है तथा स्पर्श करने पर या उसको छूने पर अपेक्षाकृत अधिक गर्म लगता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड ये जल,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा निकलती है। देखिए ये आपका बीकर था, इस बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, हम थोड़ा जल डाला है, जैसे हम जल डालते हैं तो इसमें उष्मा निकलती है, मतलब ये गर्म हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये सोडियम सल्फेट है, ये बेरिलियम क्लोराइड है, तो देखिए Na है वो Ba के स्थान पर आ जाएगा और Ba Na के स्थान पर चला जाएगा, मतलब इसमें जो आयन बनेंगे Na प्लस और इधर जो BaCl2 में Ba+2 आयन बनता है, ये दो आयन है वो चेंज कर लेगा। ये जो सोडियम है, सोडियम आयन है, ये सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर, और इधर जाके ये जो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और NaCl बना लेगा। और इसी प्रकार जो Ba+2 है ये इधर Cl2 से जुड़ा हुआ है और इधर आके SO4 के साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये आयनों का आदान प्रदान होता है, और आयनों का आदान प्रदान होने वाली जो अभिक्रिया है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार जैसे NaCl है और MgOH है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इधर ये अपना स्थान चेंज करेंगे, Mg यहाँ जाएगा और जो Na है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार MgCl2 और इधर NaOH पहले OH के साथ Mg जुड़ा हुआ था और इधर Na जुड़ा हुआ है। अब अगली अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन में दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया और ये अपचयन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रियाओं के हम पांच प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन की कमी होती है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, कमी होती है, और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि होती है और इसमें ऋण विद्युत तत्व की कमी होती है। इसमें धन विद्युत तत्व की कमी होती है और इसमें धन विद्युत तत्व की वृद्धि होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल है Mg+O2, जो मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है इधर, और इधर 2H2O, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन था, और या ऐसे देख लीजिए यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन था और इधर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ हैं उसको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हम कहते हैं, जिसमें ये पांच हमने जो इनके अंतर दिए हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक में वृद्धि होती है ऑक्सीजन की और दूसरे में ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जो 5 अंतर हमने देखे हैं उस हिसाब से, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, मतलब एक ही अभिक्रिया होती है और उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और उसी के अंदर अपचयन होता है। जैसे ये एक CuO+H2, ये दोनों क्रिया करके Cu+H2O ये बनाते हैं। यहाँ देखिए Cu के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ जाने के बाद में इसके पास Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, और ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन है। और इधर देखिए हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण। तो इस समीकरण में आप देख सकते हैं Cu है और Cu के पास ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये अपचयन हुआ, और इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास H2O बन रहा है तो ऑक्सीजन आ गया है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ। इसी प्रकार अन्य अभिक्रिया है ZnO+C, और यहाँ पर देखो ZnO के पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हुई तो अपचयन हुआ। और यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ CO बनने पर कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को हम देख सकते हैं। अभिक्रिया एक ही है, लेकिन इसमें दोनों के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है, और ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहेंगे? कि जिसका अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो ये जो अभिक्रिया थी आपके पास, इसमें जो MnO2 था ये ऑक्सीकारक है और HCl है वो अपचायक है। अब देखिए आगे है संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है कि कुछ जो धातुएं होते हैं उनको अम्ल, क्षार या लवण के संपर्क में रख दिया जाए तो उस पर कुछ एक विशिष्ट धातु की परत आ जाती है, और धातु के इस गुण को ही हम क्या कहेंगे? संक्षारण। मतलब धातुओं पर अगर अम्ल, क्षार, लवण या जलवाष्प के संपर्क में उसको रख दिया जाता है तो उस पर विशेष प्रकार की या विशेष रंग की एक परत आ जाती है, जिसको हम संक्षारण कहते हैं। तो देखिए धातु को अम्ल, क्षार, लवण या जलवाष्प के संपर्क में रखा जाता है तो उस पर धातु की एक विशिष्ट रंग की परत जमा हो जाती है। धातु के इस गुण को ही संक्षारण कहते हैं। जैसे जो Fe है, लोहा है, लोहे के ऊपर आप देखते हैं भूरे रंग की परत आ जाती है जिसे जंग कहते हैं। इसी प्रकार चांदी के ऊपर देखिए काले रंग की परत आ जाती है, ठीक है। इसी प्रकार कॉपर है, कॉपर पर हरे रंग की परत आ जाती है। तो ये सारे के सारे धातु के गुण होते हैं जो संक्षारण कहलाते हैं।
बचाव क्या कर सकते हैं, देखो धातु की सतह पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, और लोहे को जंग से बचने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दिया जाता है, जिसको यशद लेपन कहते हैं। मिश्र धातु बना लेते हैं, जिससे धातु हैं वो संसारी नहीं होते। इसके बाद में देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है, देखो वसायुक्त खाद्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक हम रख देते हैं तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ये गुण है वही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। मतलब वसायुक्त पदार्थ हैं यानी तेलीय पदार्थ हैं, उन तेलीय पदार्थों को अगर हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार की गंध आने लगती है, और ये जो विशिष्ट गंध के कारण वो पदार्थ है, वो खाद्य पदार्थ है, खाने योग्य नहीं रहता है, और पदार्थ इस प्रकार ये खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से रोकने के लिए देखो खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क से रोकना पड़ता है, और इस वायु के संपर्क से रोकने के लिए पैकिंग सामग्री आती है, जैसे चिप्स की थैलियाँ वगैरह में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, या जो पैकिंग किया जाता है वो इस प्रकार की पैकिंग होती है खाद्य पदार्थों की कि वो वायु के संपर्क में ना आए। अब इसके बाद में देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, नाम से स्पष्ट है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। N2 और H2 इन दोनों की क्रिया होती है तो नाइट्रोजन होती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2O2 NO2 बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार थे वो हमने देखे हैं। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भी परमाणु हैं उन परमाणु को उनके प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, और जो यौगिक हैं उनको उनके अणुसूत्र के रूप में लिखा जाता है ताकि वो संक्षिप्त में लिखा जाए। तो मतलब रासायनिक समीकरण यही है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको संक्षिप्त में लिखा जाता है, ऐसे उसे ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले पदार्थों को अणुसूत्र व प्रतीकों के रूप में संक्षिप्त में दर्शाया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण है CaOH2 CaOS2 ये बनता है, ठीक है। इसी प्रकार शब्द रासायनिक समीकरण होता है, जैसे शब्दों के रूप में लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जल, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मतलब शब्दों में लिखेंगे तो शब्द समीकरण, और अगर अणुसूत्र और प्रतीकों के रूप में लिखते हैं तो उसको सूत्र समीकरण कहते हैं। अब देखिए अभिकारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। इसके बाद में देखिए उत्पाद क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या क्रिया फल कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं उस लिखने के कुछ नियम हैं। देखिए ये रासायनिक समीकरण है Zn+H2SO4 और ZnSO4 और H2, ये एक रासायनिक समीकरण है। तो इसके लिखने के नियम क्या है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाया जाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये चिन्ह लगाया जाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये 2 पदार्थ हैं इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया गया है। यदि रासायनिक अभिक्रिया में कोई गैस निकल रही है तो उसके आगे ये तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, ये गैस थी तो इसमें ये तीर का निशान लगाया गया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले समस्त पदार्थों की भौतिक जो अवस्था है उसको ब्रैकेट के अंदर नीचे लिखा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है Zn है, Zn में देखिए आप Zn लिखा हुआ है, Zn के पास में जो S लिखा हुआ है, Zn के पास जो S लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर S लिखा हुआ है, ये S इसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में देखिए रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक हैं उसको तीर के निशान के जो तीर का निशान होता है इसके ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और ऊष्माक्षेपी है तो उत्पाद की तरफ माइनस का चिन्ह लगाते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया है उसके दोष क्या हैं। रासायनिक समीकरण है उसके दोष क्या हैं। देखो रासायनिक समीकरण से अभिकारक कब प्रारंभ हुई और कब समाप्त हुई इसकी जानकारी नहीं मिलती। मतलब रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें ये पता नहीं चलता कि रासायनिक अभिक्रिया कब प्रारंभ हुई है और कब समाप्त हुई है। दूसरा है रासायनिक समीकरण से पदार्थों की मात्रा के बारे में पता नहीं लगता। मतलब जो पदार्थ है वो कितनी मात्रा में लिया गया है उसका पता नहीं लगता रासायनिक समीकरण के द्वारा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो रासायनिक समीकरण की संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि है। हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उतनी मात्रा में जो पदार्थ हैं वो बनते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई पदार्थ उत्पन्न होता है ना कोई पदार्थ नष्ट होता है। जो असंतुलित समीकरण होता है उसको कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे N2+H2 ये NH3 बनाते हैं, और इसको संतुलित करेंगे तो N2+3H2 और क्रिया करके 2
NH3 ये बनता है। अगर इसका अणु द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो दोनों का 34-34 आएगा। अगर इसको करेंगे तो ये दोनों का बराबर नहीं आता। अब देखिए संतुलित करने के जो कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम दिए गए रासायनिक समीकरण को प्रत्येक जो सूत्र है उसको इस प्रकार बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ये सूत्र हमें दिया हुआ है उसको बॉक्स में लिखेंगे। बॉक्स में लिखने के बाद में रासायनिक समीकरण में परमाणु और तत्वों को निम्न सारणी द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ परमाणु या तत्व लिखेंगे, यहाँ अभिकारकों की ओर उन परमाणु की संख्या और इधर उत्पादों की ओर उनकी संख्या। देखो Fe जो अभिकारक की तरफ 1 था और उत्पाद की तरफ 3 है। हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ 2 था और उत्पाद की तरफ 2 है। ऑक्सीजन जो अभिकारक की तरफ 1 है और जो उत्पाद है उसकी तरफ 4 था। देखो Fe 1 है और इधर 3 है, यहाँ पर H2 है और इधर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। तो हमने ये जो सारणी है इस सारणी में इसी प्रकार लिखा है। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे। अब सर्वप्रथम उस परमाणु को संतुलित किया जाता है जिनकी संख्या सर्वाधिक होती है। इसके लिए उसी संख्या से गुणा करके उनके आगे लिखा जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है तो यहाँ पर इसको 4 से गुणा कर देंगे हम, तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। मतलब उत्पाद की तरफ 4 है तो अभिकार की तरफ हमने 4 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार हम इसको संतुलित कर लेते हैं। आगे देखिए, अब इसे तत्व या परमाणु की संख्या ज्ञात करके दूसरे परमाणु को संतुलित कर लेते हैं। अब दूसरे परमाणु को संतुलित कर दिया, इधर हमने 4 लगाया था तो हाइड्रोजन के 8 हो गए, तो इधर हमने 8 लगा दिया। अब शेष रहे परमाणु को उचित संख्या से गुणा करके संतुलित कर लिया जाए। जैसे 3 है, इधर जो 3 थे तो इधर भी 3 लगा दिया। इस प्रकार ये संतुलित हो गया। अब प्रत्येक परमाणु की संख्या जाँच की जाती है। अब रासायनिक समीकरण के प्रत्येक पदार्थ को बॉक्स से बाहर लिखा जाता है। बॉक्स को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद में हम क्या करते हैं, जो इनकी भौतिक अवस्था थी उन भौतिक अवस्थाओं को इसके नीचे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। जैसे Fe ठोस है तो S लिख दिया, और ये जल है लिक्विड है तो A लिख दिया, और Fe3O4 है, Fe जो O4 है ये सॉलिड है, ठोस है तो S लिखा, और H2 जो गैस है तो यहाँ पर G लिख दिया है। तो इस प्रकार हम जो भौतिक अवस्था है इसके नीचे लिख देते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं।